हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 की साइंस यूपी बोर्ड की और पहला अभ्यास है। अभ्यास का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये है पाठ का नाम। तो इस अभ्यास में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो जब भी कभी भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसमें क्या होता है, पदार्थों के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें भौतिक परिवर्तन में अगर कोई पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ है, वो किसी और पदार्थ में चेंज हो रहा है, तो भौतिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो पदार्थ यहाँ पे पहले था वही पदार्थ बाद में भी रहेगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि जो पदार्थ पहले था वही पदार्थ बाद में भी रहे, बदल करके दूसरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए दूध है तो वो दूध ना रह के दही हो सकता है। अब मान लीजिए, तो जैसे कि दूध को गर्म किया जाए ना, मान लीजिए दूध को गर्म किया जा रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध गर्म होने के बाद भी दूध ही है। लेकिन अगर दूध से दही बना दिया जाए तो ये दूसरा पदार्थ बन गया। क्या बन गया? दूसरा पदार्थ बन गया, दूध से दही हो गया। तो इसके जो है संगठनों में चेंज आ गया है। तो और देखते हैं क्या है कि नया पदार्थ नहीं बनता। जब भी कभी भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ चेंज हो जाता है। जो पदार्थ पहले रहता है वो पदार्थ ना रह के कोई और पदार्थ बन जाता है। अब मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए पानी का। ठीक, तो पानी को अगर हम लोग ठंडा करें तो बर्फ बन जाएगा। तो क्या नया पदार्थ बना? नहीं ना, पहले भी वो पानी था, H2O था, अभी भी H2O ही है। या मान लीजिए पानी को गर्म किया जाए तो वो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। वो भाप बन जाएगा तब भी वो H2O ही है, नया पदार्थ नहीं बना है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दूध है तो दूध से नया पदार्थ बन गया, दही बन गया। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या रहा है, रासायनिक गुण चेंज नहीं होते हैं। और इसमें क्या कर रहा है कि इसके रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं। अब रासायनिक गुण चेंज कैसे नहीं होते हैं? मान लीजिए जैसे क्या है, पानी ही है, तो पानी देखिए H2 और O2 से मिलकर के H2O यानी जल बना हुआ है। अब देखिए O2 का काम होता है आग लगाना, यानी आग लगाने में मदद करना। ये H2 था, ये O2, और इन दोनों को मिला करके H2O बन गया। H2O2 का कार्य होता है आग लगाने में मदद करना, जबकि H2O का मतलब होता है कि आग बुझाने में मदद करना। तो देखिए रासायनिक गुण चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। इसका आग लगाने का गुण था और इसका आग बुझाने का गुण है। तो रासायनिक गुण इसके चेंज हो गए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। मतलब अगर पानी है तो उसको हम लोग जल में बदल सकते, पानी है तो उसको हम लोग बर्फ में बदल सकते हैं, और फिर बर्फ को किस में बदल सकते हैं? पानी में बदल सकते हैं। फिर पानी को हम लोग भाप में बदल सकते हैं, और फिर भाप को हम लोग फिर से पानी में चेंज कर सकते हैं। तो उत्क्रमणीय का मतलब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ, दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ बनाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले पदार्थ से अगर दूसरा पदार्थ बना दिए हैं तो फिर दूसरे पदार्थ से ये जान लीजिए कि आप पहला पदार्थ कतई नहीं बना सकते हैं, है नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, कुछ हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कोई कागज है, एक मिनट जरा टाइम दीजिए हमको। कागज देखते हैं कहाँ है।
कोई एक कागज मिल जाए, ठीक ना। तो मान लीजिए ये देखिए, ये छोटा सा कागज है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये कागज है, अगर भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी है तो बर्फ बनने पे भी वो पानी ही रहेगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब ये कागज है, जैसे मान लीजिए, अब इसको अगर हम फाड़ दें, कहीं से भी फाड़ दें, ये फट गया। अब इसको फाड़ दिए तो क्या कोई दूसरा पदार्थ बन गया? कागज है तो क्या पेन बन गया? नहीं ना। तो फाड़ने में, यानी कागज का फाड़ना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ ना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अब मान लीजिए इसको हम लोगों ने जलाया, ये माचिस है, इससे हम लोगों ने इसको जला दिया। अब देखिए ये कागज है और इस वायु में ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। अगर ऑक्सीजन ना रहे ना भाई साहब, समझ लीजिए फिर आप आग नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बिना आग लगने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक, उसको चिंगारी चाहिए, और नंबर दो, उसको एक मतलब ऑक्सीजन चाहिए। एक चिंगारी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे इसको हमने जलाया, अभी देखिए ये ऑक्सीजन है वायुमंडल में ना, तो ये जलने लगा, अब ये जल रहा है। तो अब ये क्रिया हो रही है, अब भौतिक हो रही है या फिर रासायनिक हो रही है, ये हमको नहीं पता। ये अभी हम लोगों को पता चल जाएगी कि भौतिक हो रही है कि रासायनिक हो रही है, ठीक। अब हमने इसको बुझा दिया, तो अब देखिए ये क्या बन गया, राख बन गया है। ये जल गया है, ऊपर का भाग ये जल गया है, तो राख बन गया है। अब क्या हम इस राख को फिर से कागज में चेंज कर सकते हैं? तो आंसर होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हैं। इस राख को अब हम लोग पुनः कागज में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कागज को राख में चेंज कर सकते तो ये होता भौतिक परिवर्तन, और इस राख को हम लोग कागज में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यह है रासायनिक परिवर्तन। मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए, जलने के बाद नया पदार्थ बन गया ना, पहले कागज था, अब क्या बन गया, राख। तो अगर कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज होता है और उसके रासायनिक गुणों में चेंज आ जा रहा है ना, ये अब राख बन गया, पहले कागज था अब राख बन गया। या फिर ये कह लीजिए कि नया पदार्थ बनता है और उस दूसरे पदार्थ को हम लोग पहले पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा ना, अगर चेंज नहीं कर सकते तो। और अगर चेंज कर सकते होते तो भौतिक परिवर्तन। देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मान लीजिए ये पहला पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। अब इस पहले पदार्थ को हम चेंज कर दिए दूसरे पदार्थ में, फिर दूसरे पदार्थ को चेंज कर दिए पहले पदार्थ में, तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन। जैसे जल है, बर्फ है, भाप है। जल को हम लोग भाप में चेंज कर सकते हैं, भाप को जल में चेंज कर सकते हैं, या जल को बर्फ में, बर्फ को जल में, एक दूसरे में आपस में चेंज हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक मैग्नीशियम, थोड़ा सा मैग्नीशियम लिया, थोड़ा सा मैग्नीशियम लिया, अब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए अगर जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन तो पहले से उपस्थित रहेगा, वायुमंडल वाला। तो अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग इसको जलाएंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, MgO। तो ये बन गया MgO, यानी पहले क्या था, मैग्नीशियम, केवल मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो ये बन गया राख, इसका राख बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बन गया, MgO का राख बन गया। क्या अब हम लोग इस राख को फिर से चेंज कर सकते हैं? इसमें मैग्नीशियम में नहीं चेंज कर सकते। तो जब नहीं चेंज कर सकते हैं तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जैसे देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, कागज का फटना, धातुओं का पिघलना। अब बताइए कोई धातु है, सोना है, उसको हम लोग पिघला देंगे
तो क्या वो चांदी बन जाएगा? नहीं ना, सोना ही रहेगा ना, मतलब पदार्थ नहीं चेंज होगा। और लोहे का गर्म होना, लोहा गर्म होने पे भी लोहा ही रहेगा। तो अगर ऐसी घटनाएं हो रही, पदार्थ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। अब मान लीजिए, देखिए जैसे इनके भौतिक गुणों में चेंज हो सकता है, मतलब इनका रंग चेंज हो सकता है। अब जैसे लोहे को गर्म किया जाए तो लाल हो जाएगा, तो रंग चेंज हो सकता है, लेकिन पदार्थ वही रहेगा, लोहा ही रहेगा, वो सोना नहीं बन जाएगा। अवस्था चेंज हो सकता है। अवस्था मतलब क्या? जैसे जल है तो लिक्विड है तो ठोस में चेंज हो जाएगा, या ठोस है तो गैस में चेंज हो जाएगा। अवस्था चेंज हो सकता है। टेम्परेचर इनका चेंज हो सकता है, या फिर घनत्व चेंज हो सकता है, ठीक ना, लेकिन पदार्थ वही रहेगा। अब जैसे देख लीजिए, दूध का दही बनना, दूध से दही बन गया, तो ये दूध से दही बन गया तो नया पदार्थ बन गया। अब क्या हम लोग दही को फिर से दूध में चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो जब नहीं चेंज, अनुत्क्रमणीय का मतलब यही हुआ कि मतलब आप एक साइड से अभिक्रिया हो सकती है, दूसरे साइड से नहीं हो सकती, तो ये अनुत्क्रमणीय है। अगर एक साइड से अभिक्रिया होके फिर दूसरी साइड से भी हो जाती तो ये उत्क्रमणीय होती। अब देखिए, जंग लगना, जैसे लोहा है, नमी वाले स्थान पे रखा होता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो नया पदार्थ बन जाता है। जंग एक नया पदार्थ है। अब क्या हम लोग जंग को फिर से लोहा में चेंज कर सकते हैं? तो नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो जंग को लोहा में नहीं चेंज कर सकते हैं। अब फिर जैसे चांदी का काला पड़ना, देखिए जैसे चांदी का पायल वगैरह होता है, वो बहुत समय तक अगर रखा हुआ होता है तो उसमें जो है काली काली एक परत जम जाती है, या कहीं कहीं पे काला हो जाता है। तो वो क्या है? लोहे का, लोहे पे, मतलब लोहे पे नहीं, चांदी पे, ठीक ना, चांदी पे जो है परत जम जाता है। तो वो क्या है? वो ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लिया है। तो अब क्या, जो काला हो गया उसको हम लोग चेंज कर देंगे चांदी में? नहीं चेंज होगा। और क्या, लकड़ी का जलना, अब मान लीजिए लकड़ी है, उसको जला दिए तो वो तो कोयला बन गया। अब हम लोग क्या उस कोयले को फिर से लकड़ी में चेंज कर सकते हैं? तो आंसर होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हैं। लकड़ी है, उसको कोयले में चेंज कर दिए ना, तो अब कोयले को हम लोग लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब यही बताए थे, H2O2 से मिलकर H2O जल बनता है। O2 का काम होता है आग लगाना, मतलब अगर आग लगाना है, आग जलाना है, तो ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इनसे जो ये जल बना है, इस जल का काम होता है आग बुझाना। क्या होता है? आग बुझाना। तो देखिए इसके रासायनिक गुणों में चेंज आ गया। तो ये है भौतिक परिवर्तन और क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक परिवर्तन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जहां भी रासायनिक परिवर्तन हमको दिखेगा वहां हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके कोई तीसरा पदार्थ बना लेते हैं तो वहां उसे हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या ये कह सकते हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई तीसरा पदार्थ बना ले तो वो क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए, हम ये कहें कि रासायनिक अभिक्रिया, अब जैसे मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाएगा तो राख बन जाता है। क्या बन जाता है? राख बन जाता है। और वो राख क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख होता है, ठीक ना। तो कोई एक पदार्थ ये है, दूसरा ये है, दोनों मिल करके तीसरा पदार्थ बना लिए।
और अभिक्रिया कैसी है, अनुत्क्रमणीय है। मतलब क्या कि अब फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो तीसरा पदार्थ बने उसका रंग पहले पदार्थ और दूसरे पदार्थ से भिन्न हो, तो उनके रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मतलब ठोस है तो हो सकता है द्रव बन जाए, द्रव है तो हो सकता है ठोस बन जाए, और अगर द्रव है तो मान लीजिए गैस बन जाए। तो उनके मतलब अवस्था में भी चेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है, गैसों का निकास हो सकता है या उत्सर्जन, कहने मतलब गैस उत्पन्न हो सकता है। और क्या हो सकता है, ताप चेंज हो सकता है। तो मतलब रंग, अवस्था, गैस और ताप, ये सब हो सकता है चेंज हो जाए। तो अब आप ये कहेंगे ये तो भौतिक परिवर्तन में भी होता था कि उसकी अवस्था चेंज हो जाए, रंग चेंज हो जाए, लेकिन ये घटनाएं हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये घटनाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि उसका रंग चेंज ही हो, मान लीजिए रंग ना चेंज हो, अवस्था चेंज हो जाए। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि इनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, यानी पहला पदार्थ और दूसरा पदार्थ मिलकर के जो तीसरा पदार्थ बनाए हैं, अब वो तीसरा पदार्थ पहले और दूसरे पदार्थ में चेंज नहीं हो सकता है ना। अब जैसे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या इसमें चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो पाएगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या था कि इसमें चेंज हो जाता था। बर्फ है तो बर्फ फिर से जल में चेंज हो जाता था, जल है तो जल फिर से बर्फ में चेंज हो जाता था। तो अब देखते हैं कि तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना। तो जैसे मैग्नीशियम बोला जाएगा, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अब क्या होता है कि इतना लंबा चौड़ा हमको लिखना पड़ेगा, तो जो जिन्होंने ये सब बताया है वो सोच रहे थे कि यार क्या करें, ऐसा कुछ जुगाड़ निकालते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि जिससे कि शॉर्ट में इसको लिखा जा सके। तो उन्होंने एक नियम निकाला, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। तो उन्होंने लिखा, वो थोड़ा सा जैसे आलसी टाइप नहीं होता है कि इतना लंबा कौन लिखे, है ना। तो कुछ ऐसा खोज दे कि छोटा हो जाए, जिससे कि आसानी रहे लिखने में भी और पढ़ने में भी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इतना तो लिख दिया, लेकिन अब फिर सोच रहे हैं यार क्या बताएं, थोड़ा और छोटा हो जाता तो अच्छा रहता, ये भी अभी भी बड़ा ही लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि मैग्नीशियम के संकेत को, मतलब जो भी पदार्थ, जो भी तत्व इसमें अभिक्रिया में लगे हुए हैं, उनको इन्होंने उनके सूत्र द्वारा लिख दिया। जैसे इसका सूत्र लिख दिए, इसका सूत्र लिख दिए, और फिर जाकर के इसका सूत्र लिख दिए, तो ये और छोटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, यानी छोटे रूप में लिखना ही क्या है, रासायनिक समीकरण है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिख दें, छोटे से छोटे में लिख दें, तो क्या हो जाएगा, ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है ना, इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े नियम होते हैं और उनको छोटे से सूत्र में लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे करके। तो उसी टाइप से ये भी है। तो इससे क्या हो जाता है, लिखने में भी आसानी रहती है, पढ़ने में भी आसानी रहती है, और समझने में, हर चीज में आसानी रहती है। तो इसको लिख देते हैं। अब जैसे देखिए जिंक है, अब ये है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, अब अगर रासायनिक अभिक्रिया देखा जाए तो ये कहेंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने पर ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अब कहा गया कि अब सोच रहे हैं यार इतना लंबा लिखना पड़ेगा तो समय वेस्ट होगा, तो छोटे में लिखते हैं।
तो उसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया कैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये मिल करके एरो क्या बता रहा है कि ये दोनों मिल करके ये चीज बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये एरो ऊपर का जा रहा है, इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फिर सोचे यार ये भी लंबा ही पड़ रहा है, थोड़ा और छोटा करते हैं भाई साहब ना। तो क्या हो गया, ये जिंक हो गया और प्लस ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो गया, मिला करके जिंक सल्फेट का सूत्र लिख दिए और ये हाइड्रोजन का सूत्र लिख दिए। तो अब ये और छोटा हो गया, तो कहे अब सही है ना, अब सही है। चलो भाई जो सही है तो सही है? अब देखते हैं हम लोग कि जो एरो से पहले होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होने में जो जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ये भी अभिकारक और ये भी अभिकारक, ठीक ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इन अभिकारकों को हम लोग प्लस चिन्ह लगाते हुए जोड़ते हुए चले जाते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे बन के आता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो कुछ भी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद मतलब क्या? प्रोडक्ट। और उसके बाद अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो लगा देते हैं जिसका मुंह होता है उत्पाद की तरफ। मतलब ये इस चीज को बताता है कि यहाँ पे अभिकारक और ये अभिकारक मिल करके इस उत्पाद को बनाए हैं, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। अब ये एरो हो गया। अब मान लीजिए यहाँ एरो के ऊपर भी कुछ लिखा जाता है कि माध्यम लिखा जाता है। जैसे अब इसको गर्म करके अगर बनाया गया होता तो यहाँ पे ताप लिख देते। सूर्य के प्रकाश से बनाया जाता तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण लिख देते, या प्रकाश कुछ मतलब जो भी होता है। और अगर इसको उष्मा दे के बनाया गया है तो उष्मा लिख देते ना, कितने कैलोरी है। और जैसे ताप दे के बनाया गया है तो हम यहाँ पे टेम्परेचर भी मान लीजिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। तो यहाँ पे माध्यम को हम लोग लिखते हैं एरो के ऊपर कि किस माध्यम के द्वारा ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अब ये बन गया उत्पाद, प्रोडक्ट। अब देखिए जैसे क्या है कि हम लोग दुकानों पे जाते हैं, मान लीजिए मंजन खरीदने गए, कोलगेट खरीदने गए, तो हम ये कहते हैं कि भैया कोलगेट दे दीजिए हमको, तो हमको कोलगेट मिलता है ना। तो अब कोलगेट हमको मिल गया तो वो क्या है? प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद है, यानी वो कई अभिकारकों से मिल करके उत्पाद बना है। उस उत्पाद को हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे ये देखिए मार्कर है, ठीक ना। अब ये मार्कर किससे मिलकर बना है? स्याही है, और इसके अंदर जो कुछ भी डला हुआ है वो सब क्या है? अभिकारक है। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सब क्या है? अभिकारक है, और मिल करके इस मार्कर का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ठीक ना। तो अब बाकी देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या होता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान वही रहना चाहिए। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, यानी द्रव्यमान संरक्षित होता है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब क्या कि द्रव्यमान न तो निर्माण होगा, द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। तो देखते हैं, इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अभिकारक है तो इसमें जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान इसमें होगा। यानी अभिकारक के तत्वों में, अभिकारक के तत्व जितने, तत्वों के परमाणु जितने अभिकारक में होंगे उतने ही किसमें होंगे? उत्पाद में होंगे। अब देखिए ये मैग्नीशियम है,
तो मैग्नीशियम का एक परमाणु यहाँ है, मैग्नीशियम का एक परमाणु यहाँ भी है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ है, तो ऑक्सीजन का एक ही परमाणु यहाँ है। तो ये क्या है, ये द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, मतलब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में तो लिख दिया है लेकिन ये अभी सही नहीं है। इसमें सब कुछ सही है, इसका द्रव्यमान सही नहीं है, तो इसका द्रव्यमान हमें बराबर करना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ Zn 1 मतलब जिंक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ H2 है, यहाँ भी 2 है, S1 है, यहाँ भी S1 है, O यहाँ पे 4 है, यहाँ भी कितना है 4 है। तो इसमें द्रव्यमान सही है, तो इधर का द्रव्यमान इधर के द्रव्यमान के बराबर है। अब जैसे देख लें, H2 + O2 मिलकर के H2O बना लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ही परमाणु है, यानी अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु बराबर नहीं है, तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान को संरक्षित करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण नहीं है, संरक्षित नहीं है। तो कुछ नियम है जिनके द्वारा हमें द्रव्यमान को बराबर करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं आगे। तो देखते हैं कि हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, मतलब उसके द्रव्यमान को हम लोग कैसे संरक्षित करेंगे, क्योंकि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। उसमें जितने भी परमाणु जो हैं, तत्व, जितने भी तत्व उसमें हैं अभिकारक में है, उतने ही तत्व इधर उत्पाद में रहेंगे, तो उनके परमाणुओं की संख्या को हमें बराबर करना है। तो आइए देखते हैं, इसी को बोलते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे। अब मान लीजिए ये पहली अभिक्रिया दी गई है Fe + H2O, ये मिलकर बना क्या रहा है Fe3O4 + H2। तो देखते हैं, यहाँ देखिए Fe1 है, Fe यहाँ पे 3 है, तो Fe2 ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब बराबर तो है नहीं द्रव्यमान। यहाँ पे Fe का 1 परमाणु है, यहाँ पे Fe का 3 परमाणु। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसमें किसके कितने परमाणु हैं। जैसे इसका यहाँ 1 है, इसका यहाँ 3 है, तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता है। तो लेकिन जब भी हम संतुलित करते हैं तो जो समीकरण यहाँ पे दिया गया होता है उससे हम लोग छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो कुछ करेंगे उसके सामने अंक को लिख करके तब करेंगे, लेकिन उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे आइए देखते हैं। अब जैसे Fe है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी अगर 3 होता तो बराबर होता, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे सामने लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे इसको हम कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके साथ हमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जैसे Fe का कितना है यहाँ 3, तो अगर यहाँ भी 3 से गुणा कर दे तो अब 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर भी हो जाएगा। अब Fe बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 1। अगर 4 का गुणा यहाँ कर दिया जाए तो अब ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले हैं कि इससे हमें इसके अंदर जो है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो बाहर है उससे करना है। बाहर है वहां से हम लोग जो करना होगा वो करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन अब कितना हो गया 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, लेकिन हाइड्रोजन भी देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे कितना था 2, अब कितना हो गया 4 दूनी 8, इसका गुणा होता है 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे कितना है केवल 2 है, तो अगर यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया जाए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। तो अब समीकरण क्या बन गया 3Fe + 4H2O और मिलकर के क्या बन गया Fe3O4
प्लस 4H2। अब देखिए ये अब संतुलित है, मतलब द्रव्यमान संरक्षित इसका हो गया है। कैसे देखते हैं? अब देखिए यहाँ पे Fe3 है, यहाँ भी Fe3 है, यहाँ पे O कितना है 4 है, यहाँ पे भी O कितना है 4 है, H कितना है 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे CO प्लस H2 है, यहाँ पे C1 है, ब्रैकेट लगा दे, मतलब इससे छेड़छाड़ हमको नहीं करना है, ब्रैकेट लगा दिए। देखिए यहाँ पे C1 है, यहाँ भी C1 है, सही है। O यहाँ पे 1 है, यहाँ भी O 1 है, ये भी सही है। लेकिन H यहाँ पे देखिए कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 3 1 4 है। तो अगर यहाँ पे हम 2 का गुणा करें तो ये अब कितना हो गया H 2 दूनी 4, और यहाँ भी H कितना है 3 1 4। तो अब ये भी संतुलित हो गया, यानी CO प्लस 2H2 मिलकर के क्या बन गया CH3OH, ये लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल और जैसे है Mg प्लस O2 मिलकर के क्या बनाता है MgO। क्या ये संतुलित है? नहीं। Mg1 यहाँ है, यहाँ पे Mg1 है, ये तो सही है। O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो अगर इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो इसके आगे अगर हम लोग 2 लिख दें तो अब 2 ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, और 2 मैग्नीशियम भी हो जा रहा है, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ एक ही है, तो इधर भी 2 का गुणा कर दे। तो देखिए अब 2 मैग्नीशियम इधर हो गया, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, तो इसका गुणा Mg में भी होगा और O में भी होगा, सही है ना। अब एक जैसे देख लेते हैं H2 प्लस O2 मिल करके क्या बनाते हैं H2O। H यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है केवल अकेला 1 है। तो 2 का गुणा कर दे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी देखिए अभी क्या है, वही है, ऑक्सीजन कितना है एक ही है। तो अच्छा यहाँ पे क्यों गुणा करेंगे, ठीक। O यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ 2 का गुणा कर दें। अब देखिए O कितना हो गया 2 हो गया, O कितना हो गया 2 हो गया, इसका गुणा सब में होगा ना। लेकिन यहाँ पे H देखिए अब कितना हो गया 4, यहाँ पे H कितना है केवल 2, तो 2 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। अब देखिए कितना हो गया H 2 हो गया है, H कितना हो गया ये 4 हो गया H, यहाँ भी H 4 हो गया है, O यहाँ पे 2 हो गया है और यहाँ भी 2 हो गया है। तो अब ये संतुलित है, मतलब द्रव्यमान इनका अब संरक्षित है। तो ये था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हम लोग देखते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोगों ने समीकरण में दर्शा दिया। अब उस समीकरण में तो दर्शा दिया, अब उसमें क्या समस्या आ रही थी, द्रव्यमान संरक्षण की, यानी कि उसका द्रव्यमान संरक्षित नहीं था। तो हम लोगों ने उस समीकरण को संतुलित किया, और संतुलित करने के बाद उनका द्रव्यमान संरक्षित हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान था उत्पाद का भी उतना द्रव्यमान आ गया। लेकिन अभी भी एक समस्या आ रही थी, तो जिन्होंने रासायनिक समीकरण दिया तो वो सोच रहे थे यार इससे तो सब कुछ पता चल जा रहा है, बस एक चीज नहीं पता चल पा रही वो, और वो क्या कि इनकी अवस्थाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है हमें, कि अब जैसे ये ठोस हैं कि द्रव हैं कि गैस हैं, ये क्या है इसका पता नहीं लग पा रहा था। तो जब इसका पता नहीं चल पा रहा था तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं रासायनिक समीकरण में कि हमें ये भी ज्ञात हो जाए कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। बाकी तो सब कुछ पता हो गया है ना, कि कैसे बनना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ठीक। तो इन्होंने सोचा कि जितने भी अभिकारक में और उत्पाद में जो कुछ भी है उसमें जो ठोस हो उसके ठीक सामने हम लोग ब्रैकेट में छोटे अक्षर में S लिखते हैं, तो इससे ये पता चलता रहेगा कि हाँ ये ठोस है, ठीक। अब जो ठोस है फिर द्रव है और गैस है,
तो इन्होंने सोचा जो द्रव हो यानी लिक्विड हो उसको छोटे अक्षर में उसके ठीक बाद में हम लोग एल लिख दें, और जो गैस है उसके ठीक बाद में हम लोग जी लिख दें। तो इससे ये पता चलता रहेगा कि हाँ ये ठोस है और ये द्रव है और ये गैस है। लेकिन फिर एक और आता है पदार्थ क्या, जैसे कि जली। जली को उन्होंने क्या कहा, एक्वस। एक्वस को एक क्यू से इन्होंने दर्शा दिया। अब जली क्या होता है कि जो जल में घुला हुआ हो उसको हम लोग द्रव नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग जलीय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए चूना है, चूना को हम लोग जल में घोल दें, जल में डाल के घोल दें, तो वो जो बुझा हुआ चूना बनेगा यानी जो भी चूना बनेगा वो जलीय होगा। द्रव उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, वो द्रव नहीं होगा, वो जलीय होगा। जैसे देखिए जो जलीय है उसको इन्होंने क्या लिख दिया, ए क्यू, एक्वस। मतलब अब इससे क्या पता चलेगा कि वो जलीय है। जैसे बिना बुझा चूना से जब हम लोग चूना बनाते हैं, बुझा चूना, तो जब ये बुझा चूना बनता है तो गीला गीला टाइप रहता है, तो इसको हम लोग जलीय बोलते हैं, मतलब ये जल में घुला हुआ है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जैसे ये समीकरण तो लिख दिया था, लेकिन अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन ठोस है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है और कौन जलीय है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे Fe ठोस है, लोहा क्या है, ठोस है, तो इसके ठीक बाद में इन्होंने कोष्ठक में S लिख दिया। अब इससे ये पता चलेगा कि ये ठोस है और ये जल है। जल, देखिए जल, लेकिन जल में यहाँ पे क्या है, ये किस रूप में है, भाप के रूप में है। तो जब भाप के रूप में है तो इन्होंने यहाँ पे जी लिख दिया है कि इससे क्या पता चलेगा कि ये गैस है। फिर जब ये मिल करके क्या बन गया, Fe3O4, सॉलिड बन गया। ये सॉलिड है और फिर ये H2, ये गैस है। अब यहाँ पे CO है, तो CO है, ये किस रूप में है, गैस, और यहाँ पे H2 गैस के रूप में है, और ये दोनों मिल करके लिक्विड के रूप में क्या बना ले रहे हैं, CH3OH। तो इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए अभिक्रिया हुई, उस अभिक्रिया को हमने रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा। तो रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने पर भी हमें थोड़ा सा और लंबा पड़ रहा था। कहने मतलब क्या कि जैसे लिख रहे थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर एरो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहे थे। तो इसको और शॉर्ट में कर दिया गया कि Mg+O2 मिल करके एरो लगा दिए और MgO बन गया। फिर समस्या उत्पन्न हुई द्रव्यमान संरक्षण, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, है नहीं। तो अब समस्या आ गई द्रव्यमान संरक्षण की। तो फिर देखा गया कि द्रव्यमान को संरक्षित कैसे किया जाए, समीकरण को संतुलित करके। तो समीकरण को संतुलित किया गया, तो जितने भी अभिकारक थे, अभिकारक में जितने भी तत्व थे और उन तत्वों के जो परमाणु थे वो अभिकारक में भी और उत्पाद में भी बराबर कर दिए गए। तो ये जो समीकरण संतुलित करने का जो नियम है, उस नियम को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड ही कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, जो समीकरण संतुलित करने का नियम है, मतलब 2 का यहाँ गुणा कर दिए ये संतुलित हो गया, 4 का यहाँ कर दिए, 4 का यहाँ कर दिए, 3 का यहाँ गुणा कर दिए। तो इस तरीके से गुणा कर करके जो हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, उसके द्रव्यमान को संरक्षित करते हैं, इस नियम को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये फिर इससे तो ये समीकरण तो हो गया, लेकिन अब समस्या आ रही थी कि इनको पता कैसे चले कि मतलब इनका पता कैसे लगाया जाए कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है। समीकरण से तो पता नहीं चल रहा था। तो फिर यही सोचा गया कि जो भी पदार्थ लिखा गया उसके ठीक बाद में कोष्ठक में हम लोग सॉलिड है तो स्मॉल अक्षर में S लिख दें, द्रव है तो क्या लिख दें, लिक्विड को L लिख दिया गया छोटे अक्षर में, और गैस है तो G लिख दिया गया, और जलीय है तो AQ लिख दिया गया, एक्वस। तो यहाँ से पता चल गया कि ये क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे वो कितने टाइप की होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम लोग देखेंगे।
और ये जान लीजिए उसको हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि वो फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से पूछेंगे, देखेंगे हम लोग उसको। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।